यूरोलॉजी की ओपीडी के अंदर जो लोग इनफर्टिलिटी के साथ या बच्चा पैदा ना होने के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर अक्सर लोगों के अंदर जो सीमन एनालिसिस है उसके अंदर पस सेल्स आ रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से परेशान होते हैं कि उनकी जो सीमन एनालिसिस है इसके अंदर कभी पस सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो ये पस सेल्स बेसिकली होते क्या हैं, आज हमने यही डिस्कस करना है और इसकी वजह से सीमन एनालिसिस जो है ये कैसे ख़राब हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। पस सेल्स बेसिकली क्या होते हैं? पस सेल्स बेसिकली आपके ब्लड के अंदर मौजूद वो सफ़ेद खुलिये होते हैं जो किसी इन्फेक्शन की वजह से डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। इनको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। अमूमी तौर पर ये किसी भी इन्फेक्शन की मौजूदगी को ज़ाहिर करते हैं। तो पस सेल्स का सीमन एनालिसिस में मौजूद होना, पायोस्पर्मिया भी इसे कहते हैं या ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया भी हम इसे बोलते हैं। तो नॉर्मल मिकदार में कितने पस सेल्स जो हैं वो स्पर्म में हो सकते हैं? अमूमी तौर पर WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपकी स्पर्म के अंदर 1 मिलीलीटर के अंदर लेस दैन 1 मिलियन जो WBCs है वो प्रेजेंट है तो नॉर्मल होती हैं। अगर हम हाई पावर फील्ड के ऊपर बात करें, अगर आप हाई पावर फील्ड पर देखें तो कम से कम सीमन एनालिसिस के अंदर लेस दैन 5 जो है वो पस सेल्स नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं। अमूमी तौर पर लोग 1 से 2 पस सेल्स, 3 से 4 पस सेल्स देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन इतने पस सेल्स नॉर्मल होते हैं। अगर आपकी सीमन में 5 से कम पस सेल्स हैं तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अक्सर औकात को आपकी रिपोर्ट ऐसी जगह पे हो रही होती है जिनको सीमन एनालिसिस प्रॉपर जो है वो रिपोर्ट नहीं करना आती। उसके अंदर वो इमेच्योर जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनको भी पस सेल लेबल कर देते हैं। तो ये जो है आपकी पस सेल्स के अंदर इजाफा दिखाता है। तो इसको प्रॉपरली देखना पड़ता है ये देखने के लिए कि ये कोई इमेच्योर स्पर्म्स तो नहीं है। इसके लिए एंड्स टेस्ट किया जाता है जिसको प्रोप्सिडेज टेस्ट कहते हैं। उसकी हेल्प से हम जो है वो 100% ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये इमेच्योर स्पर्म्स है या पस सेल्स है। तो बेसिकली पस सेल्स जो हैं वो सीमन के साथ करते क्या हैं? पस सेल्स बेसिकली आपकी सीमन के अंदर जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को बढ़ा देते हैं, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसका बढ़ा देते हैं। और उसके नतीजे में कहीं पे भी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो वहाँ पर तोड़ फोड़ का अमल जारी हो जाता है। तो इसलिए आपके स्पर्म डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो स्पर्म्स हैं वो पस सेल्स के साथ आकर क्लम्प हो सकते हैं। आपकी स्पर्म जो है वो थोड़ी क्लम्पी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्पर्म्स हैं उसके आहिस्ता आहिस्ता जो है स्पर्म के पैरामीटर्स में उसकी मोटिलिटी, उनकी मॉर्फोलॉजी ये भी चेंज होना शुरू हो जाती है। अगला सवाल ये है कि कितने % पॉपुलेशन के अंदर ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है? तकरीबन 5% लोगों के अंदर जो पायोस्पर्मिया है या स्पर्म के अंदर पस सेल्स आना ये देखने में आता है। इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? स्पर्म के अंदर पस सेल्स आने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली जो मोस्ट कॉमन वजह है वो ये कि इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन आपके पेशाब के अंदर भी हो सकता है और आपके एसेसरी ग्लैंड का इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसको मैगी बोलते हैं, मतलब मेल एसेसरी ग्लैंड इन्फेक्शन, जिसके अंदर प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स आती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनके अंदर काफ़ी अरसे से रिकरेंट यूटीआई होते हैं, उनके अंदर जो सेल्फ मेडिकेशन ख़ास तौर पे करते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने में आती है। जो लोग प्रॉपर कोर्स नहीं करते एंटीबायोटिक्स का, उनके अंदर जो पेशेंट अनट्रीटेड इन्फेक्शन के साथ होते हैं तो यही इन्फेक्शन जो है वो जाकर एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर भी ठहर सकता है और आपको सीमन के अंदर पस सेल्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा पेशाब की नाली के इन्फेक्शन जिसे हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं, इसके अंदर भी आपकी सीमन के अंदर पस सेल्स आ सकते हैं। इसके अलावा आपके गुदोद के इन्फेक्शन में, सेमिनल वेसिकल के इन्फेक्शन में जो है वो पस सेल्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेशाब की नाली तंग है जिसे हम स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा बोलते हैं, ऐसी सूरत के अंदर भी आपकी सीमन के अंदर पस सेल्स आ सकते हैं। इसके अलावा सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जितनी भी हैं इन सब के अंदर, जैसे गनोरिया है, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है, इन सब के अंदर पस सेल्स आपकी सीमन के अंदर देखने में आते हैं। इसके अलावा वेरिकोसील एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो टेस्टिकुलर वेन्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, उसके अंदर भी सीमन के अंदर पस सेल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वेरिकोसील पर एक वीडियो पहले मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जैसे अल्कोहल का इस्तेमाल, शराब नोशी के इस्तेमाल में, तंबाकू नोशी के इस्तेमाल में, इसके अलावा चरस और मैरिजुआना के इस्तेमाल के अंदर भी आपकी सीमन के अंदर पस सेल्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुखार है या वैसे आपको कोई सिस्टमिक कोई बीमारी है जिसमें आपका पूरा जिस्म ही इन्वॉल्व है तो उस सूरत के अंदर भी आपकी सीमन में सीमन के अंदर जो है वो पस सेल्स आ सकते हैं। अगर आपने सेक्सुअल एब्सटिनेंस की भी है, काफ़ी अरसे से आपने सेक्स नहीं किया या आपकी जैकुलेशन जो है वो बहुत कम होती है,
तो ऐसी सूरत के अंदर भी इजैकुलेशन की कमी के अंदर भी सीमेन के अंदर पस सेल्स आ सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे पैथोजन हैं जो आपकी सीमन के अंदर पस सेल्स करा सकते हैं। उसके अंदर सबसे जो लीडिंग मोस्ट कॉमन है वो है ई कोलाई। ई कोलाई तमाम किस्म के पेशाब के इन्फेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त होता है। इसके अलावा यूरोप्लाज्मा और इसके अलावा क्लेमाइडिया भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इस मसले को हम ट्रीट कैसे करते हैं? बेसिकली सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें। यूरोलॉजिस्ट आपको प्रॉपरली हिस्ट्री लेगा, आपसे एग्जामिनेशन करेगा और इसके अलावा जो भी उसको रीज़न मिलती है उसको ट्रीट करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो भी इसकी कॉज़ है, जो इसकी वजह है मेन, उसको ट्रीट किया जाए। चाहे वो इन्फेक्शन है, आपके गुदूद की इन्फ्लेमेशन है, या आपकी सेमिनल वेसिकल की इन्फ्लेमेशन है, आपके पेशाब की नाली में तंगी या स्ट्रिक्चर अगर है तो उसको करेक्ट किया जाए। इसके अलावा वेरिकोसील है तो उसको करेक्ट किया जाए, और अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आपको है उसको ट्रीट किया जाए। इसके अलावा अगर कोई सेक्सुअल एब्सटिनेंस है या फिर कोई फीवर है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, इन सब चीज़ों को अगर आप करेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपके जो स्पर्म के अंदर पस सेल्स आना स्टार्ट हो गए हैं वो कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं जिसकी वजह से आपकी जो सोजिश है, जो वर्म है, वो कम हो जाती है। इसके अलावा आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पर जो ऐसे इन्फेक्शन हैं उनमें ज़्यादा अरसा चलती है। तकरीबन 4 से 6 हफ्ते आपको एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं, और अल्टीमेटली आपका जो सीमन है वो इन्फेक्शन फ्री या पस सेल्स फ्री हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पायोस्पर्मिया और ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें, मैं उनको ज़रूर आंसर करूँगा। और इसके अलावा वीडियो को लाजमी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।